बेटा हम चलते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ कि आप रिपल टैंक के अंदर जो है रिफ्लेक्शन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। ये बेटा वीडियो, इसके अंदर इन्होंने ये बेटा एक वेव फ्रंट भेजी है रिपल टैंक के अंदर, ठीक है। ये बैरियर पड़ा हुआ आपका, ये क्या करेगी आके से टकराएगी और जिस देखो सीधी आ रही है ना वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट और ये सरफेस है, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। तो जिस तरह ये आएगी वैसे वापस चली जाएगी। चेक करो, ये टकरा के जिस 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 डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है, समझ आया? क्योंकि एंगल नहीं था, जब तिरछी आएगी तो फिर तिरछी वापस आएगी, ये वापस जा रही है। ये रिफ्लेक्शन रिपल टैंक के अंदर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑन द स्क्रीन सारा कुछ हो रहा है। अब बेटा फिर उन्होंने वापस भेजे, आपको 2 दफा दिखा रहा है, ये टकराई और वापस चली जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्शन इन द रिपल टैंक। ये आपका ट्रे है, उसके अंदर आपने ये एक बैरियर रखा हुआ है। अब बेटा देखो जरा गौर करना, आपने जो बैरियर रखा हुआ है ऐसा एंगल रखती है, ये आपकी रेज आ रही है, ये क्या आ रही है आपकी रेज आ रही है, रे और बैरियर के दरमियान में यहां पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री का एंगल नहीं है, कितने डिग्री का, कुछ 90 डिग्री से छोटा एंगल है यहाँ पे। ये अब क्या होगा देखिएगा जरा, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो जिस एंगल से आ रही थी उसी एंगल से जा रही है, ये दिस इज द रिफ्लेक्शन। अभी एक और भेजेंगे आपको, ये फिर देखें। अब ये आपको दिखा रहा है ये दोनों एंगल्स क्या हैं। अब देखो बेटा असल में वेव फ्रंट और सरफेस का एंगल है, किसका एंगल है, ये आपकी वेव फ्रंट थी और ये आपकी सरफेस थी, हमें तो ये एंगल चाहिए था। अब अगर मैं सरफेस पे नाम ड्रॉ करूं यू करके और इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दूं रे, तो जो एंगल आपके नॉर्मल और रे के दरमियान में होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस वजह से अभी तो आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने कैमरा लगाया, आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। सो देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है और दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी तरह बेटा ये आ रही है, ये एंगल बराबर होगा अगेन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रे नहीं है, वेव फ्रंट है, और ये बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इन दोनों का सरफेस का एंगल सेम आ गया। अब ये बहुत सारी वेव्स भेजेंगे, ये एक जा रही है, दूसरी भी इसके साथ पीछे इन दिस वे, दो आ गई इन दिस वे, ये जा रही है। तो जितनी वेव्स आ रही है उतनी रिफ्लेक्शन हो रही है। ये एक रिफ्लेक्टेड है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड है। अब ये बहुत सारा आपको शो कर रहा है, समझ आया? ये एक का केस था, अब यहाँ से बहुत सारी ये एक में मैं से यहाँ पे रोकता हूँ। तो ये बेटा आपकी ये जो आ रही है, ये इंसिडेंट है ना बेटा, ये वाली ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है और ये बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स है। और सबका चेक कर लो, एंगल सेम आ रहा है, एंगल सेम आ रहा है, एंगल सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? तो दिस इज द रिफ्लेक्शन इन द रिपल टैंक। यहाँ पे किसी मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछो। अब ये बेटा बैरियर डिफरेंट टाइप के हैं, उसी लिहाज से आपको रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। हमें फिलहाल सिंपल स्टडी करना है, अगर आपका ज़्यादा शौक हुआ तो मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, या आप बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स रख के आपको रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। तो यही चीज़ बेटा हमने वहाँ देखी कि place a barrier in the ripple tank, the water waves will reflect from the barrier if the barrier is placed at some angle। अगर तो बैरियर और वेव फ्रंट के दरमियान में एंगल कोई नहीं था, दिखाओ आपके द्वारा वीडियो, ठीक है। एंगल जिस तरह आ रही थी वैसे वापस चली जाएगी, और अगर कोई एंगल है बीच में तो फिर क्या होगा, हाँ जी ये बेटा, तो ये देखो एट सम एंगल आकर टकरा रही है तो इंशाल्लाह एट सम एंगल ही वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपकी इंसिडेंट ये वेव फ्रंट्स है और ये रेज है, ठीक है।
आपने एंगल बिटवीन द नॉर्मल, नॉर्मल असल में परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और जो रे है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट है, तो इनके दरमियान में आपने एंगल मेजर करना है। असल में यही एंगल होगा, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, the barrier places some angle to the wave from the reflected waves can be seen to obey the laws of reflection, that is the angle of incidence. Incident wave along the normal will be equal to the angle of reflected wave. Thus we define the reflection of waves as, ठीक है, definition आपकी बुक में, when waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and this phenomena is called the reflection of waves. अब ये बेटा स्टेप्स अगर आपने देखना है, स्टेप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर वेव्स इन रिपल टाइम, तो कहता है प्रोड्यूस स्ट्रेट वेव्स इन द रिपल टाइम, ये वेव्स पैदा करनी है आपने, स्ट्रेट वेव्स। Place a barrier in the ripple tank at some angle, so the water waves will reflect from the barrier. If the barrier is placed at some angle, then the angle of the incidence and the angle of reflection will be equal. This is in accordance with the law of reflection. अब बेटा ये क्वेश्चन थे जिनका मैंने जवाब दे दिया कि हम एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल मेजर करते हैं, वेव फ्रंट्स के दरमियान में क्यों नहीं मेजर करते, तो जवाब दे दिया हमारा थ्योरम में जो कि यहाँ पे काम आ रहा है। असल में रेज नॉर्मल है वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है और जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो जो एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट और सरफेस होगा वही एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रे होगा। उसके बाद बेटा आप डेफिनेशन है किसकी, रिफ्रैक्शन की, कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन को दिखाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको जरा दिखा दूं। आपने कभी ये चीजें देखी हैं कि आप गिलास में पेंसिल रख दें तो टेढ़ी नजर आती है आपको, और आप किसी चीज को, जैसे मछली या फिश है पानी के अंदर, तो आपको हकीकत में फिश यहाँ नजर आ रही है और असल में कहाँ पे होती है, यहाँ पे। ये अपेरेंटली आपको फिश यहाँ पे नजर आती है एंड इनफैक्ट हकीकत में एक्चुअली फिश यहाँ पे होती है। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह, तो ये बेटा रिफ्रैक्शन की वजह से है। रे ऑफ लाइट जो रोशनी है बेटा, जब वो एक मीडियम से दूसरे में दाखिल होगी तो अपने रास्ते से हट जाएगी, स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करती, बेंड कर जाती है, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। रोशनी के इस बेंड कर जाने को हम किसका नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ हम देखते हैं अब यहाँ पे, ये डेफिनेशन थी इसकी रिफ्रैक्शन की, कि व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, कुछ एंगल पे दाखिल होगी, अगर बेटा एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री के एंगल पे दाखिल हो तो फिर रिफ्रैक्ट नहीं होती, बेंड नहीं करती। आप याद रखना 90 डिग्री से किसी छोटे एंगल पे अगर वो दाखिल होगी तो फिर बेंड करेगी, ये वजह। तो when a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. This phenomena is called refraction of waves. The bending of waves from straight path when they enter from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of waves. ये the bending of waves as it passes from one medium to another. तो ये बेटा अब ये आपकी वेव फ्रंट्स आ रही हैं जो कि पानी के अंदर हमने देखनी है इंशाल्लाह भी। तो अब ये रे है, ये इसके साथ 90 डिग्री के अंदर, ये वाटर की सरफेस से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो बजाय इसके हम वाटर की सरफेस, अब कितना मुश्किल है वाटर की सरफेस जो कि स्टिल ही नहीं होती, उसके दरमियान में और वेव फ्रंट्स के दरमियान में एंगल मेजर करना। सो देयरफॉर बेटा क्या हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में एंगल मेजर कर लेते हैं, जो कि बराबर है उसके, तो हमें उधर जाना नहीं। ये बेटा अब रे डायग्राम है, ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। हालांकि इसको जाना किस पाथ पे चाहिए था, अगर गौर किया जाए तो इसका ओरिजिनल पाथ जो था वो ये था, ये इसका पाथ था जिस पे इसको ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन हकीकत में वो इस पाथ पे ट्रैवल नहीं करती, वो अपने रास्ते से बेंड कर जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। अब बेटा रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वाटर वेव्स हैं उनका, उनकी स्पीड का वाटर की डेप्थ के साथ क्या ताल्लुक है, वाटर वेव्स की स्पीड का वाटर की डेप्थ के साथ क्या ताल्लुक है, इस सारे लिखे हुए को तो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं एक छोटी सी वीडियो। ये बता रहे हैं कि वेव क्रॉसिंग ए बाउंड्री फ्रॉम डीप टू शैलो, ये वही रिपल टैंक के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब बेटा ये वाला वाटर जो ना, ये वाला, ये डीपर वाटर, ये शैलो है, यहाँ हमने एक बैरियर, एक स्लैब रखी हुई है, तो यहाँ पानी की गहराई नतीजा बेटा कम है और यहाँ पे पानी की गहराई क्या ज्यादा है। अब यहाँ देखो बड़ी बड़ी वेवलेंथ है ना, बड़े बड़े क्रस्ट है, यहाँ छोटी छोटी वेवलेंथ। तो पहली चीज आप देखो, जरा गौर करना, मैं जरा थोड़ा पीछे करता हूँ इसको, तो देखिएगा यहाँ स्पीड ज्यादा है
यहाँ वेवलेंथ भी ज्यादा होगी और यहाँ वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी। देखो यहाँ स्पीड ज्यादा है और यहाँ स्पीड भी कम है, ठीक है। ये शॉर्टर वेवलेंथ है यहाँ पे स्पीड भी ज्यादा है और वेवलेंथ भी ज्यादा है। कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहे, लेकिन मजे की बात याद रखना, जो इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वही इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में बेटा याद रखिएगा कि जो आपके पास स्पीड ऑफ वेव है, ये मैं नोट आपको लिख देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि जो वेव की स्पीड है वो भी वेव की प्रॉपर्टीज है ना। अभी तक जो बेटा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव देखी है, नंबर 1 आपने स्पीड देखी है, फार्मूला v इक्वल टू लैम्डा पढ़ा ना। नंबर 2 आपने वेवलेंथ देखी है, क्या होती है वो स्पीड जिसके साथ वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, वो स्पीड है उसकी, वो उसकी वेलोसिटी है, ये लैम्डा। और तीसरा बेटा आपने फ्रीक्वेंसी देखी है, ठीक है। अब याद रखिएगा बेटा, किसी भी चीज के अंदर जो देखो ना जो चेंज आता है वो किसी वजह से आता है। जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है और जिस चीज पर डिपेंड कर रही है वो चेंज होता है, तो फिर चीज में भी तब्दीली आएगी। तो जो आपकी स्पीड और वेवलेंथ है किसी वेव की, दे आर डिपेंडेंट। स्पीड ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव आर डिपेंडेंट ऑन द medium, on the properties of medium, on the properties of medium। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स। समझ आ? तो स्पीड डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स दैट इज जनरेटिंग द वेव, जनरेटर पे। तो बेटा आपकी इस वीडियो में यहाँ पर इन वेव्स को जनरेट करने वाली जो प्लेट है रिपल टैंक की, अगर आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, आपको रिपल टैंक में जो आपका वाइब्रेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो स्पीड ऑफ द वेव है, जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जैसे मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी, आपकी जो वेव्स है उनकी स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। सो देखो ये डीपर वाटर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप है, ये सरफेस वेव्स है, ये सरफेस पे होती हैं। तो सरफेस और जो पैदा है उसके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। सो देखो जो विस्कोसिटी है, जो फ्रिक्शन है, जिनको रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, वेव्स को डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो कम है यहाँ पे। सो देखो वेवलेंथ भी ज्यादा, स्पीड भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या पानी की गहराई कम है, तो जो इस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए रेजिस्टिव फोर्सेस है वो बढ़ जाती है यहाँ। सो देखो क्या होता है, इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, इसकी स्पीड भी हो जाती है कम, क्योंकि यहाँ पे मीडियम की डेप्थ चेंज हो रही है। मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है स्पीड और वेवलेंथ। तो देखो जैसे ही आपने डेप्थ को चेंज किया वो प्रॉपर्टीज चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही? फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मेरी बात समझ आई? तो फ्रीक्वेंसी आप याद है, किसी को बात में नहीं पूछ सकते। तो ये बेटा अब आप खुद देख सकते हैं कि जो डीपर वाटर था उसके अंदर देखो स्पीड भी ज्यादा और वेवलेंथ भी ज्यादा, और जो शॉलोअर वाटर है वहां पे स्पीड भी कम है और वेवलेंथ भी क्या कम है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सो ये बेटा यहाँ पे हमने अब वीडियो देख ली, समझ आ गया। अब इस रिलेशन को पढ़ना भी आसान है। The speed of a wave in the water depends upon the depth of the water. If a block is submerged in the ripple tank, आपने क्या किया? अब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपने ब्लॉक नहीं डाला, यहाँ से आगे आपने क्या रख दिया, एक ग्लास लैब रख दी किसके अंदर, रिपल टैंक है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, बना के दिखाऊंगा। अगर आपके पास रिपल टैंक की ट्रे ये है, ठीक है बेटा, आपने क्या किया, एक ग्लास लैब ली, उसे यहाँ रख दिया रिपल टैंक के अंदर, यहाँ पे। अब जो यहाँ वाटर होगा ये डीपर रीजन बन गया और ये शैलोअर रीजन। इसके ऊपर वाटर जो होगा उसकी डेप्थ क्या होगी, कम होगी, और जो यहाँ वाटर होगा उसकी डेप्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इन्होंने कर दिया। तो इस रीजन में आपने क्या, ये ठीक है ना, इस रीजन में आपने स्लैब रखी हुई है और इस रीजन में आपने स्लैब नहीं रखी हुई। अब यहाँ देखो जो दो वेव फ्रंट्स का फासला कम हो गया और यहाँ वेव फ्रंट्स का फासला क्या ज्यादा है।
समझ आया? और यहाँ स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन एफ क्या कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनना, अभी देखो एफ लैम्डा होता है ना, तो v by lambda इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। अब बेटा आपको पता जैसे शावर वाटर में वेव्स जाएंगी स्पीड कम होगी, एफ कांस्टेंट है, एफ क्या है, अगर न्यूमरेटर स्मॉल हो जाए तो डिनोमिनेटर को भी स्मॉल होना पड़ेगा ताकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट आए, ताकि फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। किसी को प्रॉब्लम, तो ये एक जिसे कहते हैं लाजमी मलजूम है, अगर स्पीड कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी को भी कम होना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, जो कि सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, प्रॉब्लम किसी। अब यहां पे लिखा है द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स इन द वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। ये बात अब आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जो स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स है वो डिपेंड करती है डेप्थ पे। अगर if the block is submerged in the ripple tank, the depth of the water in the tank will be shallower over the block के ऊपर जो डेप्थ है वो कम होगी than the elsewhere, और किसी और जगह के मुकाबले में। When water waves enter the region of the shallower water, their wavelength decreases. क्यों कम होगी wavelength, क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, जो कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है। But the frequency of the water wave remains same in the both parts of the water because it is equal to the frequency of the vibrator. तो vibrator dependent properties, source dependent properties चेंज नहीं होंगी, जो medium dependent properties हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगेन मैं जरा एक दफा आपको फिर दोबारा से अगर कहते हो तो वीडियो का दोबारा सेशन करा देता हूँ। ये बेटा हमारे पास ये जो है डीपर रीजन है, यहाँ स्पीड देखो ज्यादा है, ये शैलो रीजन है, यहाँ पे स्पीड क्या कम है। तो ये बेटा हमारे पास एनिमेशन थी जो हमने देखी। अब उसके बाद बेटा हम चलते हैं क्वेश्चंस। स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस एट द डेप्थ ऑफ द वाटर डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेंस कांस्टेंट। व्हाई जवाब दे चुका हूं, वो सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और अगर ना यहाँ से जवाब देना, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेस एट द डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज़ speed because they are dependent upon the depth of water, but frequency of the water waves remains constant because it is not dependent upon the depth of water, it is dependent upon the source of the vibrator. waves undergo refraction। why? अब waves refract क्यों होती हैं, अपना डायरेक्शन आप जो प्रोपगेशन होता है चेंज क्यों करती हैं? तो जवाब क्या बेटा बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही वेव्स एक मीडियम से दूसरे में जाएंगी तो जो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है उनकी वेवलेंथ और उनकी स्पीड चेंज होगी। जब मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, स्पीड चेंज हुई है और वेवलेंथ क्या हुई है, चेंज हुई है, तो बेटा स्पीड के चेंज होने और वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से वेव्स अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। समझ आ रही है? वेव्स रिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेव्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जो कि मीडियम डिपेंडेंट है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है। वेवलेंथ और स्पीड के चेंज होने की वजह से वेव्स रिफ्लेक्ट कर जाती हैं अगर वो तिरछी दाखिल हो तो। जवाब मिल गए दोनों सवाल आपके। उसके बाद बेटा रिफ्लेक्शन है, आपके बुक पे लिखा हुआ है कहते फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ। अब मैं अगर आपको रिफ्लेक्शन भी दिखा दूं रिपल टैंक के अंदर होता हुआ, वेव क्रॉसिंग ए बाउंड्री। अब बेटा जो आपने थोड़ा सा मेरा बच्चा दोबारा हम ना एक और काम, मेरे बच्चे देखना जरा गौर से सुनना। पहले तो जब हमने ऑब्जर्व किया चेंज इन स्पीड को, तो द एंगल बिटवीन द, अगर आपकी वेव फ्रंट्स जो आ रही हैं, ये वेव फ्रंट्स आ रही है ना, तो ये हमने बैरियर रखा हुआ है, तो जो आपका बैरियर था उसके दरमियान में और वेव फ्रंट्स के दरमियान में एंगल 0 डिग्री का था। कितने डिग्री का था? 0 डिग्री का, पैरेलल थे एक दूसरे के। लेकिन अब जो हम रिफ्लेक्शन समय देखो, आपकी वेव फ्रंट्स और बैरियर के दरमियान में कुछ एंगल आ रहा है, ठीक है? तो जब आपने रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना है, चेंज इन डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है, तो फिर बेटा जो आपकी स्लैब है ना, जो कि आपको दो डिफरेंट रीजंस दे रही है, आप डिफरेंट डेप्थ, आपने उसको एट सम एंगल रखना है। अगर आपकी ये वेव फ्रंट्स आ रही हैं तो अब आपने बैरियर को थोड़ा सा तिरछा करके रखना, ठीक है? तो फिर जैसे वो डीपर रीजन से दाखिल होगी शाद और वाटर में, तो बेटा आप उनकी स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम जरा अपने इस वीडियो को चला के देखते हैं। ये तो बेटा स्पीड की बात थी कि ये शाद और वाटर था,
ये डीप वाटर था, ये शैलो वाटर था। अब उसके बाद बेटा अब हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे। जैसे ही हम बाउंड्री को चेंज करेंगे, ये जैसे ही हमने बाउंड्री को एट सम एंगल रखा, ये वेव फ्रंट्स इंसिडेंट थी, ये शैलो डीपर वाटर में। जैसे वो शैलो में दाखिल हो रही है, देखिए उनकी डायरेक्शन चेंज, पहले किधर को जा रही थी, यू जा रही थी, जैसे ही यहां दाखिल हुई अब यू जाना शुरू हो गई, डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट चेंज हो गई। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थी पहले, यू they were going like this, yeah, in this direction. Now as they enter in the shallow region, the direction of propagation is changed like this. ये अब डायरेक्शन है, पहले ये डायरेक्शन थी। तो क्या हुआ, क्या हुआ, वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने मीडियम चेंज किया या मीडियम चेंज किया, मीडियम की प्रॉपर्टीज चेंज हो तो वेव्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। समझ आ गया? तो ये बेटा डेप्थ के लिहाज से हमने देखा था, और वो बेटा जैसे ही हमने एंगल को चेंज किया, ये बेटा रिफ्रैक्शन हो रही है। देखें यहाँ पे ये सीधी आ रही है, जैसे यहाँ पे दाखिल होती है थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, पूछ लो मेरे से। सिमिलरली इन्होंने यहाँ दिखा दिया कि फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर वेव वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने डेप्थ और स्पीड में देखा था, सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलो वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट्स। अब हमने ऐसे एंगल आ दिया। देखो बेटा ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, आपकी वेव फ्रंट्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अभी जो आपने वीडियो में देखा। अब जैसे ही यहां दाखिल हुई है तो आपकी जो वेव फ्रंट्स है उनकी डायरेक्शन ये हो गई है। तो रे ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर लिया, हालांकि इसको यूं सीधा जाना चाहिए था इस पाथ में, लेकिन इसने अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है उसे चेंज कर लिया, ये झुक गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ आ रही है? तो दिस चेंज इन पाथ ऑफ द वेव्स एज दे मूव फ्रॉम ए रीजन विद सम, देखो ना यहाँ जो था डेप्थ कुछ और थी, यहाँ डेप्थ कुछ और थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे वेव दाखिल हुई डायरेक्शन चेंज हो गई। तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ द wave change their direction of propagation as well. Note that the direction of propagation is always normal to the wavefront. अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो कितने डिग्री के एंगल बना रही है, 90 डिग्री का वेवफ्रंट के साथ, और हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बैरियर के साथ। तो जो एंगल आपकी वेवफ्रंट और बैरियर के दरमियान होगा वही एंगल आपकी रे और नॉर्मल के दरमियान में होगा। क्लियर है? दिस चेंज ऑफ पाथ, यहां असल बात ये कर गया, दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग from a region of deep water to the shallow water at some angle, ठीक है, is called, but this is called the refraction। जी डिफाइन हमने डेफिनेशन कर लिया। ये बेटा कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं कि आपको जो पेंसिल टेढ़ी नजर आ रही है, जो मछली आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नजर नहीं आती, थोड़ा सा उठी हुई ऊपर नजर आती है, ये सारे फिनोमेना बिकॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन अकर होते हैं। अब आपने ऑब्जर्व करना मैंने बता दिया पहले भी आपको कि कैसे ऑब्जर्व करना, कहता है कवर द हाफ ऑफ द रिपीट टैंक विद ए ग्लास प्लेट such that the edge of the plate is separating the two depths makes an angle with the waves। ठीक है, पहले जनरेट करो वेव्स को, as the water waves cross the separating line, the ठीक है, the line separating the two depths, the direction of the and the wavelength and speed changes, डायरेक्शन भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये वाला क्यों नहीं मेजर करते हम लोग, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। मैं बार-बार बता रहा हूं, भूल जाते हैं बच्चे। The change of the path of the water waves as they pass from a region of deep water to the shallow water is called the refraction of water waves। ये डिफ्रैक्शन अब क्या होती है? तो अब हम डिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। पहले हम डिफ्रैक्शन को देखेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। ये बेटा जरा गौर करना, यहाँ से वाटर वेव स्ट्रेट वेव्स आ रही है, देख रहे हो बेटा, स्ट्रेट वेव्स आ रही है, रूल नजर आ रहा है, ये बेटा स्ट्रेट वेव्स आ रही है पीछे से। जैसे ही इस ये देखो, ये आपका एक बैरियर है, ये दूसरा आपका बैरियर है, और आपने करना क्या, इन दोनों बैरियर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो आपने वेवलेंथ के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है? अगर इससे आपने बड़ा रख दिया तो बेटे आपको ये जो अच्छा देखो यहाँ से स्ट्रेट है, जैसे ही अच्छा ये जो बैरियर के दरमियान में सेपरेशन है इसको स्लिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जैसे ये वेव स्लिट को पास करेंगी तो क्या होगा, इनकी शेप देखो चेंज हो रही है, ये बेंड कर रही है, क्या कर रही है, स्ट्रेट शेप से इनकी शेप सर्कुलर पैटर्न में चेंज हो गई है। तो दिस चेंज ऑफ पैटर्न इन द शेप और दिस स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, और कभी-कभी क्या होता है, मैं भी आपको भी दिखाऊंगा, पहले इसको देख लो। यहाँ से स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं, जैसे बैरियर को क्रॉस करती है उनकी
का मुड़ जाना, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये डिफ्रैक्शन है जो कि रिपल टाइम में आपको दिखाया जा रहा है। यहां से स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं और वहां जाकर वो सर्कुलर पैटर्न में चेंज होते जा रहा है। So this change of patterns from straight to circular because of this slit is called, or this is called the reflection। अब आपने क्या किया, अभी आपने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज की है उन्होंने, वेवलेंथ इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे इधर यहाँ ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है, तो देखो अब टर्निंग इफेक्ट बहुत कम आ रहा है। अब जैसे वेवलेंथ, अब ये वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। अब जैसे वेवलेंथ इस सेपरेशन के बराबर होगी, वहां से आपको असर नजर देखो दोबारा से सर्कुलर इफेक्ट वहां से नजर आना शुरू होगा कि वेवलेंथ अगर इस सेपरेशन के बराबर होगी तो फिर जो सर्कुलर पैटर्न है बाहर नजर आएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये वेवलेंथ इस सेपरेशन के बराबर है, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत किस्म का आपको नजर आ रहा है कि now the wavelength is hold constant and the slit width increase। अब हमने स्लिट की विड्थ को बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा देखिएगा, अब ये पहले स्लिट छोटी थी, वेवलेंथ के बराबर थी, अब जैसे हम इसको बढ़ा देंगे, बड़ा करेंगे, देखिएगा क्या होता है। ये बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया। अब सिर्फ कॉर्नर्स पर आपको बेंडिंग नजर आ रही है, दरमियान में देखो वेव्स अभी भी स्ट्रेट है। क्लियर है? तो इस वजह से बेटा अगर ये कंडीशन है कि बंदा आपसे पूछे व्हाट इज द कंडीशन टू ऑब्जर्व द, तो अब बहुत बड़ी कर दी है तो देखो बिल्कुल यहां से हल्का सा नजर आ रहा है, बाकी नजर नहीं आ रहा। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। प्रैक्टिकली भी देख लिया, अब मेरे बच्चे जरा किताबी तौर पे भी देख, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस। अब मिसाल के तौर पर कभी आप बच्चे कहीं दरिया पे जाओ, दरिया के किनारे जाओ, तो वहां अगर पानी बह रहा है तो अगर रास्ते में कोई पत्थर आ जाए तो आपको पता है पानी की जो वेव्स हैं वो पत्थर के गिर्द यूं मुड़ती हैं, यूं करके रास्ते में यूं, तो किसी ऑब्स्टेकल के गिर्द वेव्स का मुड़ जाना यूं कर, या अभी आपने देखा स्लिट थी उसके अंदर से वेव्स जा रही थी, जाके फैलना शुरू कर दिया उन्होंने यूं, ठीक है। तो दिस चाहे वो बेंड कर जाए चाहे वो स्प्रेड करे इन द सर्कुलर पैटर्न ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस या कॉर्नर्स इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, याद रखिए दिस इज कॉल्ड द। अब वो ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं स्लिट्स। अब ऑब्स्टेकल क्या, जैसे ये रुकावट है इसको अबूर करना, स्लिट क्या होती है, ये जो होल्स होते हैं बैरियर्स के दरमियान में, इस होल को स्लिट कहते हैं, ठीक है बेटा। The bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles is called the diffraction of waves। अब बेटा ये आपके बुक के ऊपर लिखा हुआ है, कहते हैं now observe the phenomenon of diffraction of water waves generating straight waves in a ripple tank and place two obstacles in a line in such a way that the separation, समझ आ रहा है कंडीशन, the separation between them is equal to the wavelength। तो तब आपको ये पैटर्न, अगर सेपरेशन बढ़ गई तो फिर इस तरह का पैटर्न होगा जो कि वाज़ेह नहीं है, is equal to the wavelength of the water wave। After passing through a small slit between the two obstacles, the waves will spread in every direction and change into almost semicircular pattern। semicircular आधे सर्कल को है ना, हाफ सर्कुलर पैटर्न में चेंज हो जाएंगे। फिगर में आपको कहता है डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स कैन ओनली कंडीशन है, अगर आपने ऑब्जर्व करना क्लियरली द if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the wave then the diffraction will be clear, otherwise you will see diffraction like this। Figure 10.17 shows the diffraction of waves while passing through a slit with size larger than the wavelength of the wave, only a small diffraction occurs near the corners of the obstacle। यहाँ पे corners के गिर्द हो रहा है, otherwise नहीं हो रहा। तो for observing clearly you will have to implement this condition that the separation between the two obstacles should be equal to the size of the wavelength। ये बेटा स्टेप्स हैं, स्ट्रेट वेव जनरेट कीजिए, प्लेस कीजिए दो ऑब्स्टेकल्स को जिनके दरमियान में फासला आपकी वेव की वेवलेंथ के बराबर हो, ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो we will observe that after passing through the small slit between the two obstacles the wave will spread in all direction in almost semicircular pattern। This is the diffraction। अब condition for the observing the diffraction of water wave, and the diffraction can only be
observe clearly the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the wave. Now बेटा एक एक्टिविटी है, आपने खुद देखना, आपने इन सवालों का जवाब मुझे देना है. What happens to the direction of wave when water waves pass from deep to the shallow part of the water? तो क्या डायरेक्शन चेंज होती है? नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो जाती है. हाँ नहीं बेटा, ये रिफ्रैक्शन थी, ठीक है. ये रिफ्रैक्शन के बारे में are the magnitudes of angle of incident and angle of refraction equal? अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, एक मिनट. खुद बताइए मुझे यहाँ पे कि मैंने भी आपको, या मैं वहां पे बना के आपको दिखाता हूँ जो हमारा एक्टिविटी है उसके ऊपर ही. बेटा ये हमारी एक हमारा मीडियम है, यहाँ से वेव आई, टकराई आके और उसमें दाखिल होगी मीडियम. अब ये एंगल तो आपके पास है, से दिस इज आई. जैसे ही अंदर दाखिल होगी इसे इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से ये डॉटेड लाइंस बना देते हैं, बेंड करेगी यू. अब बताओ कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है छोटा होगा बड़ा होगा इससे? देखो बेटा जैसे वे बंदा दाखिल हुई अपने छोटा होगा ना, ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा. ये तो ये आपके सवाल का जवाब है कि विच इज ग्रेटर. अगर बेटा हवा में आपकी वेव है, अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो फिर बेटा इंसिडेंट बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन का होगा छोटा होगा. अगर ग्लास से एयर में जाए तो फिर याद रखना डेंसर मीडियम में हमेशा एंगल छोटा होता है और रेयर मीडियम में हमेशा एंगल क्या होता है? बड़ा. और ये ख्याल करना, ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं होते. क्लियर हो गया? तो इसी के साथ बेटा आज हमारी डिफ्रैक्शन भी खत्म हो गई. अगर आप दोबारा चाहते हो डिफ्रैक्शन की वीडियो देखना चाहते हो मैं दोबारा आपको अपलोड करवा देता हूँ. अब बेटा हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हमारा जो एम है वो यही है कि वी विल डू सम एग्जांपल्स जो कि हमने पीछे छोड़ दिए हैं. अब हम एग्जांपल्स को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज करेंगे. इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया. आपने रिफ्रैक्शन देख ली, रिपीट एंगल, रिफ्रैक्शन देख ली, रिपीट एंगल, रिफ्लेक्शन देख ली, सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर ली, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए. अब बेटा आपकी बारी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो. इसी के साथ फिर आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं. अल्लाह ताला बेटा आपको खुश रखे, आबाद रखे. कोई बात बुरी लगी हो दौरान लेक्चर माफ कीजिएगा. फी अमान अल्लाह.